अनुसंधान के जो ये कड़ी चल रही है, इसमें आज की कड़ी में हम ले रहे हैं निर्देशक के आवश्यक गुण कौन कौन से होने चाहिए, निर्देशक को कैसा होना चाहिए, उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो किसी भी विषय में अनुसंधान कार्य की श्रेष्ठता जो है वो विशेषज्ञों या फिर हम यूँ कहें कि निर्देश देने वालों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, क्योंकि निर्देशक अगर चाहे तो बहुत अच्छा कार्य वो करवा सकता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान के अलावा अनुभव भी है। तो निर्देशक जो है उसका उत्तरदायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है किसी भी शोध कार्य को अच्छे से संपन्न करवाने में। तो निर्देशक के आवश्यक गुण कौन कौन से होने चाहिए? सबसे पहले तो निर्देशक के पास स्वयं के पास उपाधि होनी चाहिए, उसको रिसर्च किए हुए होना चाहिए, या हम यूँ कहें कि पीएचडी होना चाहिए वो, और उसको अपने संबंधित विषय में ही जो है शोध की उपाधि मिली हुई होनी चाहिए जिसमें वो निर्देश देने जा रहा है, क्योंकि तभी उसको विषय का उत्कृष्ट ज्ञान होगा। तो जो अब बात आती है कि शोधार्थी के साथ वो कैसा व्यवहार करेगा। शोधार्थी को उसको सीधे सीधे कोई बात नहीं बतानी है या उसको नकल नहीं करानी है, बताना नहीं है उसको, लेकिन उसको इनिशिएट करना है, उसकी रुचि को उत्पन्न करना है, उसकी रुचि जागृत करनी है शोध के प्रति। तो उसके लिए आज रिसर्च की इस कड़ी में हम ले रहे हैं निर्देशक के आवश्यक गुण कौन कौन से होने चाहिए। तो निर्देशक को चाहिए कि स्वयं उसके पास उपाधि होनी चाहिए, और अगर हम यूँ कहें कि निर्देशक एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास बहुत ही अच्छा ज्ञान हो उस विषय का जिसमें वो निर्देश देने जा रहा है, और वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना निर्देशक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसको निर्देशक को ही शोधार्थी को निर्देश देने हैं, और निर्देश देने के साथ साथ वो पथ प्रदर्शक भी है। पथ निर्माता तो नहीं है, परंतु पथ प्रदर्शक है। और पथ निर्माता निर्देशक को बनना भी नहीं चाहिए, उसको केवल पथ प्रदर्शक ही बन के कार्य करवाना चाहिए। निर्देशक का कार्य मुख्यतः शोध प्रक्रिया के प्रशिक्षण तक है, और निर्देशक शोध विषय का चयन, निर्णय, शोध सामग्री के परीक्षण, व्यवस्था और निष्कर्षों में भी अपना योगदान देना है। सिद्धांतः कोई भी व्यक्ति अगर किसी विषय का 100% निर्देशक नहीं बन सकता है, शोध विधि विषय चयन में सहयोग, परामर्श दे सकता है, रूपरेखा का निर्माण करा सकता है, सत्य असत्य का निर्णय कर सकता है, और अंततः समग्र कार्य का सर्वेक्षण करा सकता है। यहीं तक निर्देशक का क्षेत्र है। किसी निर्देशक में सर्वज्ञता तो संभव नहीं है, लेकिन विषय के सामान्य तत्वों का ज्ञान अपेक्षित है, और धीरे धीरे उसके ज्ञान का क्षेत्र बढ़ता जाता है जैसे जैसे वो शोध कार्य करवाता जाता है, और वो शोधार्थी को वैज्ञानिक निर्देशन भी देता चलता है। तो शोध में सामान्य से विशेष की ओर चलने की प्रक्रिया है, और निर्देशन भी इसी प्रकार का होना चाहिए, और निर्देशक को चाहिए कि वो सामान्य से विशेष की ओर चले, और निर्देशक को चाहिए कि वह उसी विषय में उसी विषय जो है जिसकी जानकारी भी है और उसमें रुचि भी है, तो उसी में ही उसको निर्देश देने चाहिए। हमने देखा है कि कुछ निर्देशक जो हैं वो निर्देश देना ही नहीं चाहते हैं, वो गाइड बनना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रमोशन के लिए और जो है मतलब अपना जो वर्चस्व दिखाने के लिए वो निर्देशक बन तो जाते हैं, लेकिन वो शोधार्थी के साथ कई बार न्याय नहीं करते हैं, और इसके अभाव में शोधार्थी इधर उधर भटकता रहता है, और बहुत ज़्यादा उसको समस्याएं आती हैं, और उसका बहुत सारा समय भी वेस्ट चला जाता है। तो योग्यता के साथ साथ रुचि अगर निर्देशक की शोध कार्य में होगी तो अति उत्तम कार्य होगा,
और शुद्ध एवं सहज रुचि के अभाव में यदि पदोन्नति आदि को ही केवल ध्यान में रख के निर्देशक कार्य करेगा तो उस कार्य में ना तो प्रामाणिकता रहेगी और ना ही वो ठीक से निर्देश दे पाएगा। विवशता की छाया में अनिवार्य कार्य ही किया जाता है और अवसर मिलते ही जो है उसमें जो कामचोरी की वृत्ति भी उभरने लगती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि रुचि जितनी शोध कार्य करने वाले विद्यार्थी में होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा रुचि निर्देशक की उस निर्देशन में होनी चाहिए जिसमें वो निर्देश देना चाहता है। उसको केवल और केवल पदोन्नति को ध्यान में रखकर कार्य कराने वाले जो निर्देशक हैं वो प्राय शोधार्थी के साथ न्याय नहीं करते हैं और अपने निर्देशन के साथ भी न्याय नहीं करते हैं। तो परंपरा या अधिकार बल से निर्देशक बने हुए व्यक्ति जो हैं वो कुशल निर्देशक भी नहीं होते हैं। इसके साथ साथ वो उतनी लगन और तत्परता जो अपेक्षित है वो भी वो नहीं दिखा पाते हैं। तो अनेक निर्देशक जो शोधार्थी को निरंतर प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं और हर संभव सहयोग देकर कार्य पूर्ण कराते हैं, ऐसे ही निर्देशक प्राय सक्षम निर्देशक माने जाते हैं। अब बात आती है ज्ञान की कि निर्देशक जिस विषय में निर्देश देना चाहता है उसमें ज्ञान तो किसी भी निर्देशक में सर्वज्ञता तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी विषय के प्रति उसका ज्ञान होना चाहिए और उस ज्ञान का क्षेत्र भी उसको बढ़ाते रहना चाहिए और शोधार्थी को वो वैज्ञानिक निर्देशन देता रहे समय समय पर। शोध में सामान्य से विशेष की ओर जाने की जो प्रवृत्ति होती है, निर्देशक को उसी विषय का निर्देशन स्वीकार करना चाहिए जिसमें वो ऐसा कार्य करा सकता है और रुचि और गति दोनों रख सकता है। और ये कई बार क्या होता है कि जो निर्देशक है वो रुचि के अभाव में शोध कार्य शुरू तो करा देता है लेकिन वो शोधार्थी के साथ न्याय नहीं कर पाता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि निर्देशक की भी होनी चाहिए और ज्ञान प्रधान होना चाहिए निर्देशक। उसमें निजी भावना, भावुकता इत्यादि नहीं होनी चाहिए और उसको चाहिए कि वो अपने कार्य के प्रति न्याय करे और शोध विषय के ऊपर पूरा ध्यान दे। बौद्धिक और सैद्धांतिक दृष्टि उसकी बनी रहे, इसके लिए निर्देशक की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए और निर्देशक में वैज्ञानिकता और तटस्थता बहुत ही आवश्यक है। वैज्ञानिक तटस्थता का अर्थ यही है कि वो व्यवस्थित कार्य कराए, वस्तुपरक कराए, तर्क संगत, सहज और संभव को स्वीकारने की दृष्टि रखता हो। इसके बाद आती है स्वाध्यायशीलता। तो जितनी स्वाध्यायशीलता एक रिसर्चर में चाहिए उतनी ही गाइड में भी होनी चाहिए और निर्देशक भी मानव है, उसके भी ज्ञान की सीमाएं हैं। अतः ये मानकर चलना चाहिए कि निर्देशक को भी निरंतर स्वाध्याय में लीन रहना चाहिए और निर्देशक को चाहिए कि जिस विषय में वो शोध कार्य करवाने जा रहा है उससे संबंधित जो बातें हैं कुछ अध्ययन की, तो उसको भी अध्ययन उनसे जुड़ी हुई बातों में करना चाहिए और शोधार्थी को अच्छा निर्देशन देना चाहिए। शोधार्थी के ज्ञान और सामग्री पर ऐसी स्थिति से ही अच्छा विचार संभव है और यदि निर्देशक आलसी प्रवृत्ति का हुआ और सीमित ज्ञान रखने वाला हुआ तो फिर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसमें जो है निर्देशन उत्कृष्ट कोटि का नहीं होगा। इसके बाद बात आती है कि जो वैज्ञानिक और व्यवहारिक स्तर है वो निर्देशक का किसी भी शोध विषय के निर्देशन में एक सीमित उत्तरदायित्व होता है, अर्थात शोध विषय के चयन से लेकर प्रबंध के प्रस्तुतिकरण तक पथ प्रदर्शन ही केवल और केवल जो है निर्देशक को करना है। आवश्यक सुझाव भी देने हैं। सामग्री संकलन, परीक्षण, वर्गीकरण आदि ये कार्य शोधक को ही करने हैं। इसमें जो है गाइड कुछ नहीं करेगा, गाइड को केवल पथ प्रदर्शन ही करना है। अब इसके बाद बात आती है कि नैतिकता के स्तर पर देखा जाए तो निर्देशक और शोधार्थी जो हैं वो संकलित शोध विषय के प्रति संयुक्त उत्तरदायित्व है और निर्देशक एक मार्गदर्शक है और जो
पग पग पर विषय का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे करके जो शोधार्थी भी अपना ज्ञान अर्जित कर रहा है, निर्देशक को चाहिए कि वो उसके ऊपर थोड़ी नज़र रखे और जहाँ आवश्यक हो वह उसको अपनी बातों से अवगत कराता रहे। ठीक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए, और उस गाइड को चाहिए कि वो अपने शोधार्थी का पथ प्रदर्शन करता रहे। अतः निर्देशक की थोड़ी सी उपेक्षा और असावधानी जो है उससे शोध के परिणामों में परिवर्तन हो सकता है। अतः शोध प्रबंध को प्रस्तुत करने से पूर्व सामग्री की प्रामाणिकता, विवेचन की तटस्थता और वैज्ञानिकता और निष्कर्षों की न्याय संगतता, इसके ऊपर भी पूरा ध्यान निर्देशक को देना पड़ेगा। और निर्देशक का भी उत्तरदायित्व है कि शोध कार्य जो है वो एक स्तर का होना चाहिए, अच्छे से कार्य होना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात है कि उपाधि तो शोधक को ही प्राप्त करनी है, लेकिन वो कार्य कराने में पथ प्रदर्शन निर्देशक को करना है। निष्कर्षों का अधिकारी भी वही माना जाएगा। अतः मूल सामग्री जो है वो निष्कर्ष शोधार्थी के ही होने चाहिए। यदि शोधक में इस क्षमता का अभाव है तो उसे शोध से विरक्त हो जाना चाहिए। निर्देशक का जो शोध प्रबंध पर नाम मुद्रित होता है, अतः प्रबंध की श्रेष्ठता का श्रेय एक स्तर का हो और उसको कोई अपयश का सामना नहीं करना पड़े, इस बात का ध्यान भी निर्देशक को ही रखना पड़ता है। और अगर शोध कार्य अप्रामाणिक हुआ तो जो लांछन है वो भी निर्देशक को ही लगता है। तो इसलिए निर्देशक को चाहिए कि वे शोधार्थी के द्वारा उत्कृष्ट कार्य कराने का पूरा प्रयास करे और सारे कार्य पर अपनी नज़र रखे और सारे कार्य को समय समय पर वो जांच करता रहे, ताकि वो उसकी प्रामाणिकता को लगातार देखता रहे कि कहीं शोध कार्य में कोई कमी तो नहीं आ रही है। अतः जो निर्देशक की गरिमा इसी में होती है कि शोध कार्य को संयुक्त उत्तरदायित्व माना जाए, भले ही प्रकट रूपेण और शोधार्थी का ही पूरा दायित्व है, परंतु जो निर्देशक है वही मुख्य रूप से जो उत्तरदायित्व निर्देशक भी थोड़ा सा बन जाता है उस कार्य को कराने में। इसलिए निर्देशक के भी आवश्यक गुण हो जाते हैं कि वो रुचि के अनुसार ही निर्देशन करे और उत्कृष्ट कार्य कराने की कोशिश करे, कार्य पूरा प्रामाणिक हो, ताकि कुछ गलती होने की संभावना नहीं हो, क्योंकि लास्ट में श्रेय या जो है अपकीर्ति दोनों में से ही निर्देशक को मिलने वाली है। तो निर्देशक को चाहिए कि वो अपना कार्य बहुत अच्छे से कराए ताकि उसको श्रेय मिले। और इसीलिए कहा जाता है कि रिसर्चर के लिए अच्छा गाइड मिलना बहुत ज़रूरी है और अच्छे गाइड बनने के लिए अच्छा शोधार्थी मिलना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए दोनों में ही जो है दोनों को ही गुणी होना अति आवश्यक है, दोनों में ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है, दोनों जो है दोनों में ही स्वाध्यायशीलता की आवश्यकता है, दोनों में ही विषय का ज्ञान आवश्यक है। और निर्देशक का थोड़ा सा, क्योंकि उसको अपनी नज़र शोधार्थी के ऊपर बना के रखनी है, तो उसके जो है निर्देशक को अनुभवी भी होना आवश्यक है। तो इस तरह से जो निर्देशक का उत्तरदायित्व बहुत है, लेकिन उसको कार्य नहीं करना है, लेकिन उसको पथ प्रदर्शन भली भांति से करना है और इस तरीके से करना है कि शोधार्थी की रुचि अपने आप में बनती रहे और शोधार्थी अपना